तो दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जो वो आज तक नहीं भूल पाया। तो आइए सुनते हैं आज का ये डरावना किस्सा उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम कल्लू सिंह है और मैं 35 साल से ट्रक चला रहा हूँ। लेकिन एक रात जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई। साल था 1988, दिसंबर का आखिरी हफ्ता। सरसों की बोरियां लेकर छपरा से चला था बक्सर की ओर। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और ठंड इतनी कि बीड़ी भी बुझ जाए। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। मेरा साथी जग्गू पिछली सीट पे लुंगी ओढ़ के खर्राटे मार रहा था। मैं अकेला सामने स्टीयरिंग थामे सड़क की लकीरें गिन रहा था। जैसे ही ट्रक भभूति घाट के पास पहुंचा तो एक अजीब सा झटका लगा, जैसे किसी ने गाड़ी के नीचे से कुछ खींच लिया हो। इंजन अचानक से बंद हो गया। न हॉर्न न हेडलाइट, चारों तरफ घुप अंधेरा। मैं ट्रक से उतरा। रेडिएटर से भाप निकल रही थी। लगा जैसे गाड़ी को बुखार हो गया हो। चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक कोने में झाड़ियों के पार एक मैली सी झोपड़ी दिखी, जैसे कोई बासी तेल से जलाई गई बाती वहां टिमटिमा रही हो। मुझे पानी की जरूरत थी और फिर मैंने वही गलती कर दी जो अब सोचकर भी रूह कांपती है। मैं झाड़ियों को चीरते हुए सीधा झोपड़ी की ओर बढ़ा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर पर सफेद झाड़ू जैसे बाल और आंखें ऐसी जैसे किसी राख के ढेर से 2 कोयले झांक रहे हो। वो बैठी थी एक छोटे से चूल्हे के पास। वो कुछ पका रही थी। हवा में कच्चे मांस की बू थी, लेकिन भूख के मारे मैं सोच ही नहीं पाया। तो मैं बोला, माई, पानी मिलेगा क्या? उसने बिना ऊपर देखे कहा, भोजन कर फिर पानी मिलेगा। तभी मैंने देखा चूल्हे पर कोई जानवर की खाल और हड्डियां जल रही थी। ये देख मैं ठिठक गया। मेरा मुंह सूखने लगा था। तभी वो बोली, डर मत बेटा, भूखे पेट कोई यात्रा पूरी नहीं होती। तू खा ले फिर चले जाना। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उस मिठास के पीछे एक बदबू थी, जैसे किसी पुरानी चिता की राख अभी तक जल रही हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने पहली बार मेरी आंखों में देख के कहा, कल्लू नाम है ना तेरा? ट्रक लेके निकला है तू, लेकिन क्या लेके जाएगा? ये रास्ता ही तुझे ले जाएगा बेटा। ये सुन मैं दंग रह गया। मैंने उसे अपना नाम भी नहीं बताया था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं झोपड़ी से उल्टे पांव भागा, पर पीछे से आवाज आई, तू वापस आएगा बेटा। तू भभूति माई की झोपड़ी में बैठा है, कोई ऐसे नहीं बचता यहां से। जब भागकर वापस ट्रक तक पहुंचा मैं, तो ट्रक वहीं था, लेकिन उसका दरवाजा खुला था और जग्गू गायब था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी अब जल रही थी, पर जलते हुए भी उस बूढ़ी औरत की परछाई झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, बिना हिले बिना हारे, बस मुझे ही घूरती हुई। और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ ऐसे चुप थे जैसे कुछ देख सुन रहे हो। मैंने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा तो इंजन बिल्कुल ठंडा था, एकदम ऐसे जैसे कई घंटों से बंद पड़ा हो।
जबकि मैं अभी झोपड़ी से निकला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक के शीशे पे राख की एक हथेली की छाप उभर आई, ऐसी जैसे किसी ने जलती आग से हाथ निकाल के शीशे पे रखा हो। और उसी के साथ कानों में वो आवाज, अगर तू खा लेता तो सस्ता पड़ता, अब देर कर दी बेटा, अब माई की भूख बढ़ गई है। मैं उल्टे पांव भागा वहां से, ट्रक की चाबी निकाली, ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर घिस घिस की आवाज आती रही, इंजन चालू नहीं हुआ। आसमान एकदम काला पड़ गया था, जैसे चांद भी छुप गया हो। तभी पीछे से हल्के पैरों की आवाज आई। जैसे कोई नंगे पांव कीचड़ पर चल रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो वो भभूति माई थी, पर अब वो झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका वो चेहरा काला सुनहरा राख में सना हुआ, आंखों से धुआं उठ रहा था, और बाल तो हवा में उलझे हुए जैसे जले हुए पेड़ की जड़ें। उसके हाथ में कुछ था, कटा हुआ मनुष्य का सिर, जिसका मुंह खुला था और आंखें अभी तक झपक रही थी। वो आगे बढ़ी और बोली, जग्गू तो गया बेटा, अब तेरा नंबर है, पर तू कहां तक भागेगा? अगर तू मेरी बात मान ले तो तू बच जाएगा। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। वो माई बोली, सिर्फ एक चीज मांगूंगी, तेरी सांसें। तू बस एक बार कह दे, देता हूं, फिर सारा रास्ता साफ, ट्रक भी चलेगा और तू भी बचेगा। मैं डर के मारे कांप रहा था। मुझे बचपन में गांव के बाबा की बात याद आई, कभी किसी रास्ते को उसकी शर्त पे सौदा मत करना, चाहे भूख हो चाहे मौत हो। मैंने ना में सिर हिलाया। तभी वो बूढ़ी औरत चीखी, एक ऐसी चीख जैसे हजारों औरतों को एक साथ आग में जला दिया गया हो। मेरे सामने की सड़क अचानक शमशान में बदल गई। हर ओर चिताएं जल रही थी, पर कोई शरीर नहीं था, बस कपड़े जलते दिख रहे थे, और जलते कपड़ों में लोगों की परछाइयां तड़प रही थी। एक चिता की आग से जग्गू का चेहरा निकला। उसकी जली हुई आंखें मुझसे मदद मांग रही थी, पर मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी मेरे ट्रक के ऊपर की हेडलाइट खुद ब खुद जल उठी, पर उसमें मेरी ही तस्वीर दिख रही थी। मैं ट्रक के अंदर, और पीछे सीट पे भभूति माई बैठी हुई। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। ना दिशा देखी ना रास्ता, बस भागता रहा जब तक मेरा सिर किसी पत्थर से नहीं टकरा गया और मैं बेहोश नहीं हो गया। जब होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सामने खेतों में लोग हल चला रहे थे, लेकिन ट्रक, झोपड़ी, जग्गू सब गायब थे, और मेरी हथेली पर राख की वही मोहर अब भी जमी हुई थी, जैसे किसी ने उसे अंगारे से जलाकर छापा हो। और कानों में अब भी एक आवाज गूंज रही थी, अब तू भी भभूति वाला हो गया है बेटा, अब तुझे भी कोई देखेगा किसी और की झोपड़ी से। और फिर थोड़ी देर के बाद गांव के लोग आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए, जहां लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। एक बुजुर्ग किसान ने मुझे उठाया और पूछा, कौन हो बेटा और कहां से आए हो तुम? मैंने हिम्मत करके बताया कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और एक झोपड़ी के पास मैंने रात गुजारी थी। बस इतना सुनना था
कि वो किसान एकदम सन्न हो गया। उसने बाकी लोगों को इशारे से हटाया और धीरे से मुझे अपने खेत के किनारे ले गया और फिर बोला, बेटा, जो जगह तू बता रहा है ना, वो अब सड़क भी नहीं है। वहां तो पिछले 15 साल से कोई झोपड़ी ही नहीं बनी। ये सुन मैं डर के मारे चौंका। पर काका, मैं तो वही रात गुजार के आया हूं। ट्रक वहीं खड़ा था और मेरा साथी जग्गू भी। काका की आंखों में दहशत थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, जग्गू बोला था? उसका मुंह चला था? तो मैंने कहा, हाँ, बहुत बातें की उसने, लेकिन बस इतना ही सुनना था उनका कि काका की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। हे भोलेनाथ, फिर से एक और चकवा ने किसी को निगल लिया। मैं समझ नहीं पाया। चकवा? ये चकवा कौन है काका? तो वो काका बोले, बेटा, चकवा एक छलावा होता है जो आदमी के सबसे करीब बनकर उसे रास्ता भुलवा देता है। कभी पुराना दोस्त बनकर, कभी परछाई बनकर, कभी खुद तेरी आवाज में तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। पर उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, तेरी आत्मा को खा लेना। और जिस झोपड़ी की तू बात कर रहा है, वहां 15 साल पहले एक भुतहा औरत रहती थी, जिसे लोग भभूति माई कहते थे। कोई नहीं जानता वो इंसान थी या कुछ और। कहा जाता है कि वो शवों की भस्म से खुद को पोतती थी और जो भी मुसाफिर भूला भटका वहां रुकता, उसे वो दाल भात में उसका ही साथी परोस देती। फिर वो आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता। और कई लोग कहते हैं कि वो कोई पुरानी तांत्रिक थी जो बंगाल के शमशानों में बलि चढ़ाती थी और अब चकवा के रूप में घूमती है। वो ना दिखती है, ना पकड़ में आती है। बस एक बार तुम्हारा नाम जान ले, आवाज पकड़ ले, फिर वो तेरे ही रूप में तेरे पास आएगी। और अगर तू उसे देख भी ले तो तू बच नहीं सकता। वो तुझे कभी जग्गू बना देगी, कभी माई, और कभी खुद तेरी ही परछाई। और बेटा, जिसका चेहरा तूने राख में देखा, हो सकता है वो तेरा ही था। उस बूढ़े बाबा की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्या जग्गू मर चुका था या वो था ही नहीं? क्या मैं अब भी जिंदा था या जो आदमी इस गांव में खड़ा था वो ही चकवा था? मैंने घबराकर पानी मांगा तो काका ने लोटा थमाया। मैंने जैसे ही लोटा उठाया तो लोटे के पानी में मेरा चेहरा नहीं, भभूति माई की शक्ल झलक रही थी। ये देख मैंने अपने होश खो दिए और मैं उधर ही बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक में नहीं, एक मंदिर के पीछे पड़ी सूखी नाली में पड़ा था। कपड़े फटे हुए, बदन पर मिट्टी और गर्दन पर किसी ने जैसे नाखून से लकीर खींच दी हो। पास ही एक बुजुर्ग पंडित बैठे थे। मेरे चेहरे को देखकर बोले, ये सोचने वाली बात है कि तू फिर कैसे बच गया। मैं बोला कि क्या मतलब बाबा, कौन, मैं कहाँ हूँ? तो वो पंडित धीरे से बोले, ये जगह भभूति घाट है बेटा, जहाँ कभी जलाए गए इंसानों की राख में जिंदा डर पलता है। ये घाट अब घाट नहीं, एक दरवाजा बन चुका है, धरती और परछाई के बीच का। ये सुनकर मैं बहुत ही कंफ्यूज था और काफी डरा हुआ भी था। तो मैंने बोला, ये सब क्या हो रहा है बाबा? तो वो पंडित बोले, भभूति माई कोई औरत नहीं थी, वो एक तांत्रिक औरत का चोला था, जिसे बंगाल के महाशमशान में जलते हुए तिल तिल मौत दी गई थी, क्योंकि उसने जिंदा बच्चों की बलि दी थी और अपनी आत्मा चकवा में बदल दी थी। और वो अब इंसानों की पहचान चुरा लेती है, और जो एक बार उसकी झोपड़ी में गया वो अब इंसान नहीं रहता। तो मैं जोर से चिल्लाया, तो मैं अब क्या हूं बाबा? कौन हूं मैं? क्या मैं जिंदा हूं
बाबा मुझे घूरते रहे और फिर बोले, तो जिंदा है या नहीं इसका जवाब तेरे अंदर बंद है। अगर तू सच में वो कल्लू है तो तेरे शरीर में कोई परछाई नहीं होनी चाहिए। जा सूरज की पहली किरण को देख, अगर तेरी परछाई साथ है तो तू बच गया, और अगर नहीं है तो तू अब वो बन गया है। मैं कांपता हुआ मंदिर के खुले मैदान में गया। सामने सूरज की रोशनी थी। मैंने अपने हाथ हवा में उठाए और देखा कि मेरे पास कोई परछाई ही नहीं थी। तभी पीछे से बाबा की आवाज आई, अब तू इनमें शामिल हो गया है बेटा, अब तू भी भभूति माई की संतान है। अब तू भी वही करेगा जो उसने किया था, मुसाफिरों को रास्ता दिखाएगा, लेकिन मौत का रास्ता। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ, वही 1988 वाला ट्रक, वही रास्ता। लेकिन हर बार जब कोई मुसाफिर रास्ता भटकता है तो मैं उसे अपने ट्रक में बैठाता हूँ और लेकर जाता हूँ भभूति घाट, जहाँ एक झोपड़ी अब भी जल रही है और एक औरत जानवर की खोपड़ी को कूचती हुई मेरे लिए खाना तैयार कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे केवल एक ही सवाल है कि ये किस्सा किसने सुनाया, कल्लू सिंह ने या भभूति माई ने? गुड़िया सिर्फ खेलने की चीज नहीं होती थी। आज की दुनिया फ्लैट्स में रहती है, मोबाइल स्क्रीन्स पे जीती है, पर हमारे बाप दादा के ज़माने में गुड़िया मिट्टी से बनती थी और कभी कभी किसी की रूह से। गांव की एक पुरानी मान्यता थी, अगर किसी की आत्मा भटकती हो तो उसे मिट्टी में बांध दो और फिर उसी मिट्टी में वो जीवित रहती है। कुछ मिट्टी शराफत से रिश्ता करती थी, पर कुछ जीते जी दर्द के साथ मौत बनती थी। ये कहानी है रागपुर की, झारखंड के घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव, जहां न बिजली थी न सड़क। गांव के सबसे किनारे एक झोपड़ी थी और वहां रहती थी भूरी। लोग उसका असली नाम भूल गए थे। कहते थे कि भूरी के हाथों में मिट्टी जिंदा हो जाती है, और सबसे भयंकर चीज थी उसकी मिट्टी की गुड़िया। वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं थी, न आंखें थी न होंठ, सिर्फ 2 खाली गड्ढे और एक जली हुई छोटी सी चूड़ी उसके गर्दन में बंधी थी। लोग कहते थे वो गुड़िया जिसमें भूरी की आत्मा बंद है, जब तक वो जमीन में है गांव सुरक्षित है, लेकिन अगर किसी ने उसे जगाया तो सब मिट्टी बन जाएंगे। सालों बाद एक लड़का अमर शहर से वापस आया। इंजीनियर था, लॉजिकल, रेशनल। उसने एक पुराने स्टोर रूम में एक गुड़िया देखी, धूल से भरी, मिट्टी में बनी, काफी क्रीपी, लेकिन अमर हंसता है। इंटरेस्टिंग पीस है यार, ये तो रख लेता हूं अपने कमरे में। और उसी रात किच किच किच, जैसे कोई मिट्टी में चल रहा हो, और फिर एक हंसी बचपन जैसी, लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़ी हुई। और सुबह अमर बदला हुआ था, चुप, धीरे धीरे पागलपन। जमीन पर बैठ के मिट्टी से चेहरे बनाता और बोलता, उसने मुझे जिंदा जला दिया था, मैं अब सबको मिट्टी बनाऊंगी। प्रिया, उसकी छोटी बहन, डर के मारे बोलती है, भैया पागल हो गए हैं मेरे। और अगली सुबह प्रिया की जुबान कटी हुई मिलती है। और तब उन्हें याद आया महाबलेश्वर पंडित ने गुड़िया को देखा और बोल उठे, ये मिट्टी जिंदा जलने वाली औरत की है, उसका नाम था भूरी। उसने अपना दर्द मिट्टी में बांध दिया था
और हर 20 साल में वो वापस आती है। इस बार उसने अमर को चुना है। फिर रात के 3 बजे जंगल के पास कुंड के किनारे एक गड्ढा खोदा गया। उस गुड़िया को काले कपड़े में लपेटकर उसमें डाल दिया गया। पंडित मंत्र पढ़ते जा रहे थे और तभी मैं गई नहीं हूं, सिर्फ छुप गई हूं मैं। और फिर सब शांत हो गया। 2 दिन बाद अमर की माँ घर के अंदर आई। उसके पैर मिट्टी से भरे हुए थे। उसके हाथ में एक झोला था और उसने हंसते हुए कहा, गुड़िया तो मेरे पास ही थी, अमर उसके साथ गया था ना। झोला खोला गया, खाली था, पर एक कोने में जली हुई छोटी सी चूड़ी लटक रही थी। और तब से रागपुर में पैदा होने वाले हर बच्चे के पैरों में मिट्टी के निशान मिलते हैं। गुड़िया सिर्फ खेलने की चीज नहीं होती, कभी कभी वो एक जिंदा श्राप होती है, मिट्टी में छिपी, लेकिन कभी सूखती नहीं।